हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अमर्स एकेडमी में। आज फिर हम बायो की कल भी क्लास किए थे और उसी के कुछ क्वेश्चन और आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे थे बेटा, यूनिट फर्स्ट बायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट चल रही थी हम लोगों की, मतलब इकाई एक। वो क्या चल रही थी? अनुवांशिकी। अब अनुवांशिकी के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आए थे, ठीक है, 3-4 चैप्टर आते हैं, उन सभी के क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल कौन से 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक बेटा। तो आप लोग देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कल क्लास हुई थी, काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है। तो अब ये पता चलेगा जब बच्चे क्या होगा, पेपर दे के आएंगे कि कौन से क्वेश्चन फंसे कौन से नहीं। फिलहाल सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है, एलील किसे कहते हैं? क्या कह रहा है बेटा? एलील। एलील एक एंजाइम कह सकते हो या फिर एक क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो किसी चीज़ के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। तो ये एक उत्प्रेरक के टाइप में होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का विभाजन हो रहा है तो उसको तोड़ कौन रहा है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी कौन मदद कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, अब बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि जब भी जुड़े हैं तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, ठीक। जितना भी पढ़ाते जाए उनको नोट करते चलें, ठीक है। तो पहला आंसर देखो बेटा क्या है। पहला आंसर क्या करें बेटा? एलील किसे कहते हैं? तो लिखो एलील, एलील प्रत्येक लक्षण का, एलील का होता है प्रत्येक लक्षण का निर्धारण। क्या करते बेटा? निर्धारक, ठीक है। या फिर क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। निर्धारक या कारक कहलाता है। निर्धारक कारक कहलाता है। निर्धारक या कारक कहलाता है। यदि कारक लक्षण, यदि कारक लक्षण, क्या कह रहा है बेटा? यदि कारक लक्षण के विकल्प को दर्शाता है तो वह विकल्प कहलाता है। विकल्प कहलाता है। तो एलील का मतलब तो आप लोग अच्छे से समझो। एलील प्रत्येक लक्षण का निर्धारक। क्या बेटा? प्रत्येक लक्षण का निर्धारक। निर्धारक क्या मतलब? कोई भी लक्षण बनता है तो इसका मेन कार्य होता है, मतलब उसको तोड़ता, अलग अलग करता है, ठीक है, उसके निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? यदि कारक लक्षण के विकल्प को दर्शाता है तो वो क्या होता है? विकल्प कहलाता है। विकल्प मतलब एलील क्या होता है? उसके निर्माण में भाग ले रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अनुजन से क्या तात्पर्य है? अनुजन से मतलब क्या होता है? ये भी इसी टाइप से है। ये होता है जो प्रजनन से होता है। क्या होता है बेटा? जब निषेचन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो निषेचन, जो अंडे निषेचित होते हैं, ठीक है, उसमें ये मदद देता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा लो, ठीक बेटा। यहाँ पे लिखो इसको। क्या कह रहा है? अनुजनन से क्या तात्पर्य है? तो लिखो बेटा, के साइंटिस्ट है के एफ उल्फ के मतानुसार युग्मकों में
युग्मकों में ऐसा जीवित पदार्थ होता है, ऐसा जीवित पदार्थ होता है, ऐसा जीवित पदार्थ होता है जिसमें निषेचन के पश्चात एक सुगठित शरीर का निर्माण की क्षमता। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल बता क्या रहे थे कि अनुजन से क्या होता है, ये निषेचन से मतलब होता है इसका, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा के उल्फ एक वैज्ञानिक थे, के मतानुसार उन्होंने कहा युग्मकों में एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है। तो कारक बनते समय क्या होता है, युग्मक अलग होते हैं, ठीक है, जिसमें निषेचन के पश्चात एक सुगठित शरीर का निर्माण होता है, हष्टपुष्ट शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है पैनजीन से क्या तात्पर्य है, क्या बेटा कह रहा है पैनजी, ये भी एक जीन के तरीके कार्य करता है। इसमें देखो, इसमें एक साइंटिस्ट बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, कौन से थे बेटा, चार्ल्स डार्विन। कौन से थे बेटा, चार्ल्स डार्विन, ये एक जाने माने साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या मत दिए थे, देखो चार्ल्स डार्विन के मतानुसार शरीर के प्रत्येक भाग में अत्यंत छोटी आदर्श का मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती बेटा, आदर्श कार्यों लिख लो बेटा यहाँ पे, कार्य मतलब जैसे कुछ चीज़ें क्षमता वगैरह होती है, ऊर्जा वगैरह होती है, जैसे कोई कार्य कर रहे हो तो दिखाई नहीं देती है, ठीक बेटा, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो आदर्श कार्यों का निर्माण होता है, का निर्माण होता है जिन्हें मुकुलक या पैनजीन्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें मुकुलक या पैनजीन्स कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है F1 का मतलब प्रथम पीढ़ी व F2 पीढ़ी से क्या तात्पर्य, मतलब प्रथम पीढ़ी में जो मेंडल ने नियम दिए थे, तो F1 पीढ़ी थी, एक बेटा क्या थी F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी से में क्या प्राप्त हुआ था, F2 पीढ़ी से मतलब क्या हुआ था, कौन से लक्षण आए थे, ठीक। इन दोनों में क्या तात्पर्य है कि F1 पीढ़ी में कौन से पौधे बने थे और F2 पीढ़ी में कौन से पौधे बने, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में देखो। तो इसका आंसर लिखो, इसका आंसर आप लोग बना के भी अपने टाइप से लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या हो ज़्यादा टफ नहीं माना जाएगा। इसको आप देख सकते हो कि पहली पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त हुए थे, दूसरी पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त हुए थे, और मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे, एक प्रभावी लक्षण लिया था और एक अप्रभावी लक्षण लिया था, ठीक है। बौने पौधे का क्रॉस किससे कराया था, एक लंबे पौधे के साथ में, ठीक है। विप्रासी लक्षण वाले जनकों से प्राप्त संतति मतलब क्या बेटा, संतति F1 पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, F1 पीढ़ी कहलाती है। जबकि F2 पीढ़ी संततियों
संततियां F1 पीढ़ी F1 जनकों लिख लो। F1 जनकों में F1 जनकों से उत्पन्न होती है। ठीक है, F1 मतलब जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हीं का फिर से क्या कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है। और क्या कराया जाता है बेटा, पर परागण कराया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी की जो संतति होती है उनके जनक कौन होते हैं, F1 पीढ़ी के। तो इस टाइप से बेटा सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 1 नंबर में भी आ सकते हैं, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, फिर आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। कह रहे हैं पूर्वजता से क्या तात्पर्य है। पूर्वज मतलब क्या है, हमारा लोगों का जो बॉडी फिगर है या फिर कुछ अंश क्या है, पूर्वज से मैच करने चाहिए। जैसे मम्मी पापा हो गए, मम्मी पापा के बाद क्या हुए, दादी दादा हो गए। ठीक है, दादी दादा हो गए, दादी दादा के बाद कौन से आएंगे, नानी नाना। इन लोगों से मैच होना चाहिए। तो हम लोगों के पूर्वज ये हुए, या तो दादी दादा, या तो क्या होंगे बेटा मम्मी पापा। ठीक है, या फिर क्या होंगे, नानी नाना। तो दादी दादा से कम नानी नाना से ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, या फिर मम्मी पापा से। तो ये मेरे पूर्वज हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखना चाहते हो तो ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। तो आंसर लिख लो। तो इसमें लिख लो, जब संतान में ऐसे लक्षण, जब संतान में ऐसे लक्षण दर्शित हों जो माता पिता में नहीं थे, माता पिता में नहीं थे, तो आप किसके पास जाओगे बेटा, नानी नाना में। ठीक है, माता पिता में नहीं थे तो कहाँ चले जाओगे बेटा, आप क्या लिखोगे आपित नानी नाना या पूर्वजों में थे, तब इस प्रकार की स्थिति क्या कहलाती है बेटा, पूर्वजता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पूर्वजता कहलाती है। इस प्रकार की स्थिति को पूर्वजता कहते हैं। ठीक है, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस से क्या प्राप्त है, क्या कह रहे हैं, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस से क्या तात्पर्य है, मतलब आप लोगों ने क्रॉस जो कराए होंगे तो आपको 2 चीज़ें मिली होंगी बेटा। क्या मिला होगा, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। तो हमको 2 चीज़ें मिली थी, तो सिंपल सी इसको एक लाइन में लिख दो, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीन क्या होते हैं और फिनोटाइप क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छे से बता चुके थे। ठीक है, तो इसमें लिखो बेटा, मेंडल ने एक ऐसी विधि विकसित की जिससे पौधों के
जीनोटाइप की जानकारी की जा सके, जीनोटाइप की जानकारी की जा सके। और आपका बेटा क्या बता, जीनोटाइप की जानकारी की सके, इसे क्या कहते हैं, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक बच्चों, पुनेट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, अब जब आप पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड क्या है तो आप लोगों ने पढ़ा, तो पहले कुछ लक्षण ले रहे थे तो आरेख माध्यम से क्रॉस हो जा रहे थे, जब एक साथ अनेक लक्षण हो गए, ठीक है, मतलब 4-5 लक्षण इधर हो गए, 4-5 लक्षण इधर, तो उनका आरेख माध्यम से क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो हमने किसका उपयोग किया, इसको कहते हैं चेकर या चक्कर बोर्ड कहते हैं, या फिर ये पुनेट स्क्वायर, क्योंकि क्या थे, ये पुनेट स्क्वायर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से क्या पड़ गए, ये चेकर बोर्ड पड़ गया। इसमें क्या होते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सारे लक्षण इसमें पता चल गए कि कितने प्रकार के बीज तैयार हुए, कितने प्रकार के पौधे बनेंगे, ठीक है, ये हुआ। ब्रिटिश अनुवांशिकी वैज्ञानिक आरसी, कौन से थे, आरसी पुनेट, क्या था बेटा, आरसी पुनेट के संकरण प्रयोग के समय नर व मादा युग्मकों के सयुग्मन की संभावना की जा सके, और उनमें निर्मित क्या निर्मित होंगे, जीनोटाइप, और उनमें निर्मित जीनोटाइप की जीन रूपों लिख लो, जीन रूपों का लक्षण रूपों को प्रदर्शित करने की तकनीक है, क्या है बेटा, तकनीक है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रिपरेशन हो गई बेटा। क्या कह रहा है, ब्रिटिश अनुवांशिकी मतलब ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने संकरण प्रयोग के समय नर व मादा के युग्मकों के सयुग्मन की संभावना की जा सके, मतलब इसमें जितने होंगे सामान, ठीक है। फिर क्या होगा, उनमें निर्मित जीन रूपों का लक्षण, जो भी लक्षण होंगे, जीन होंगे, क्या होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से होंगे, ठीक है। तो उनको प्रदर्शित करने की क्या थी बेटा, ये टेक्निक थी, क्या थी, टेक्निक थी, प्रदर्शित करने की तकनीक की। आप कह रहा वंशावली चार्ट में ये क्या हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सर्किल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, किसे दर्शाते हैं, ठीक है। वंशावली चार्ट में ये किसको दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, तो आप समझ जाइए, वंशावली चार्ट में ये नर को दर्शाता है, किसको, नर को, ठीक है, नर को दर्शाता है।
जबकि सर्किल किसको दर्शाता है? सर्किल मादा को दर्शाता है। किसको? मादा को दर्शाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बेटा आप लोगों के आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इन पे बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझ लीजिए। आप लोगों को समझने में कोई, क्योंकि सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट करते चलिए। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे। ये क्वेश्चन बहुत ही आगे तक आपको काम देंगे। आगे तक आप इंटर के बाद जब अलग करोगे, बीएससी करोगे, कुछ भी कोई करता है, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, और मैं बार बार करता हूँ कि ये क्वेश्चन होते हैं कभी कभी क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेटा आते हैं। ठीक है, तो जब आपने पढ़ा अगर आएंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और यही सब चीज़ें क्या होती है बेटा आपको कंपटीशन में भी पढ़नी पड़ेंगी। बस क्या है तो तब थोड़ा शॉर्ट में पढ़ी जाती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वंशागत के 3 नियम हैं। जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, कौन कौन से थे? आप लोगों को पता है? जिन लोगों को पता हो तो कमेंट में बताएं मुझे तुरंत। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। तो मैं इसको भी छोड़ के चल रहा हूँ। अब बताओ वंशागत का गुणसूत्री नियम किसने प्रतिपादन किया? वंशागत का गुणसूत्री नियम किसने प्रतिपादन किया? जिसको आ रहा है तुरंत आप कमेंट कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो। तीसरा क्या कह रहा है? 2 समजात गुणसूत्र किस स्थान पर विनिमय करते हैं? विनिमय का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, मतलब आपस में आना जाना, या ठीक है आपस में मिलना। ठीक है, ऑटोसोम्स क्या है? आपको एक क्वेश्चन कह रहा है क्या? ऑटोसोम्स क्या है? इसमें देखिए आप, लोकस से क्या तात्पर्य है? सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अजीबोगरीब लग रहे होंगे कि मुझे नहीं, ये तो आपको आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें नीचे वालों में दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वंशागत के 3 नियम कौन कौन से थे बेटा? तो आप लोग सब यहाँ से शुरू करते, जैसे इसमें लिखोगे कौन थे बेटा? वाल्टर सटन व बावेरी ने इस नियम को प्रतिपादित किया था या इस नियम को दिया था। ठीक बेटा, 2 समजात गुणसूत्र किस स्थान पर मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं बेटा? केंद्रक के अंदर। कहाँ मिलते हैं बेटा? केंद्रक के अंदर। कहाँ मिलते हैं बेटा? केंद्रक के अंदर। अब कह रहा ऑटोसोम्स क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त या लिंग गुणसूत्र को छोड़ के बाकी दैहिक गुणसूत्र सभी क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। जितने भी दैहिक गुणसूत्र होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। तो क्या लिखोगे? लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त, लिंग गुणसूत्र को छोड़ के, ये भी लिख सकते हो, अपनी भी भाषा में लिख सकते हो। अगर नहीं आ रहा है, अगर ये चीज़ें पते हैं, ठीक है, आपको कंफर्म है पूरा, तो अपनी भी भाषा में लिख सकते हो, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या लिखोगे? लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कौन से बनते? लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त दैहिक गुणसूत्र क्या होंगे बेटा? दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है, अतिरिक्त सभी दैहिक गुणसूत्र। सभी दैहिक गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, लोकस से क्या तात्पर्य? जीन की मिलने की स्थिति को क्या कहते हैं? जहाँ पे जीन स्थित होता है उसको लोकस कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। जीन कहाँ स्थित होते हैं?
क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होगी। जीन कहाँ स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर जीन की स्थित लोकस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? लोकस कहलाती है, लोकस कहते हैं, लोकस कहलाते हैं। अब आपके सामने जो भी छोड़ा था इसको बच्चों बताओ। ये तो बहुत सिंपल सा है। कौन सा है? कौन कौन से 3 नियम हैं? तो पहला नियम क्या था बेटा? प्रभाविता का नियम। कौन सा था बेटा? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम बेटा कौन सा था? दूसरा नियम कौन सा था? तीसरा नियम कौन सा था? एक था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? पृथक्करण का नियम। कौन सा था बेटा? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरा कौन सा था बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या फिर इसको और नाम से जानते हैं शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं बेटा इसको? शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं इसको? शुद्धता और स्वतंत्र अपव्यूहन, 2 नियम थे इसके। क्या नाम था बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन। आप पहले लिखो इसको शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। इस नियम को एक और नाम से जानते हैं, कौन से? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है बेटा। अपव्यूहन का नियम। तो बच्चों आज आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बताएं। ये क्या है आप लोगों को समझ में भी आएंगे। ये आप लोग रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आएंगे 1 नंबर 2 नंबर में, आपके छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर यूनिट में 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। आएंगे 1 2 3, बस इससे ऊपर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। 3 4 आएंगे तो आपको ये चीज़ें क्या होती है, अब ये क्वेश्चन अगर तैयार हैं तो आगे के टॉपिक जो आप पढ़ोगे, ठीक है, इनसे क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको नई से नई वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।